वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। आज हम लोग इस वीडियो में क्विक रिवीजन मैथमेटिक्स में देखेंगे। तो आपका पहला चैप्टर जो है क्लास 10 में पहला चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में है। रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग कुछ बातें ही बस जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे दो तरह के नंबर के बारे में इसमें बात की गई थी। एक नंबर है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटते। दूसरे नंबर पे है कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ये कंपोज करके बनते हैं, यानी कि इनको हम 2 से भी कट कर सकते हैं, मतलब 2 से, मतलब कि ढेर सारे नंबर से इनको हम कट कर सकते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं और 3 भी, 4 भी, मतलब ढेर सारे इनके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जो अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो खुद से तो कटते ही हैं, 1 से भी कटेंगे। 1 से तो ऑफकोर्स सारे नंबर कट जाते हैं, वो दूसरे नंबर से भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम नंबर में टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, जो खुद से करता है और 1 से करता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा बाकी के और जो भी हो गए, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 11, ये खुद से कटते हैं, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर में इसके अलावा जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, तो 9 भी यहाँ पे कंपोजिट है, क्योंकि ये 3 का फैक्टर, मतलब 3 से ये कट जाता है, इसका एक फैक्टर 3 होता है। ये खुद भी है, 1 भी है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी नंबर, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो ये 19 भी हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे 21 अगर देखें तो आप कहेंगे कि ये ऑड है, तो ऑड से मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब ये है कि किसी और से ये कटते हैं कि नहीं, ठीक है। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी यही कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि ऐसा है कि कोई भी नंबर, जैसे कि 6 ही है, तो ये इसका फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाता है, तो 2 फैक्टर मिल जाते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी नंबर उसको हम फैक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर, अब इसमें भी 2 चीज़ें हो जाती हैं कि मान लो 6 एक नंबर है और इसके अलावा अगर यहाँ पे 4 हो गया, ऐसा कुछ एक छोटा सा नंबर ले लिया हमने, तो इनके बीच में 2 चीज़ें निकाली जा सकती हैं। एक होता है कि एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। दूसरे नंबर पे एक होता है एलसीएम। तो एलसीएम में आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, दूसरे नंबर पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इन दोनों में देखिए क्या रिलेशन हो जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर यहाँ पे बी है, तो इनके बीच में एक रिलेशन निकल के आता है कि अगर हम ए इंटू बी कर दें, यानी कि a इंटू बी, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अगर हम करते हैं, तो इनका जो भी LCM और SCF आता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ये फार्मूला निकल करके आता है, और इसी फार्मूला में आपके एग्जाम में अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है कि सपोज दैट 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी 2 नंबर अगर दिए हुए हैं और उसमें LCM दे रखा है, ठीक है, SCF आपसे पूछ लिया, तो ये वाला फार्मूला लगा करके आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना ही है बस इसमें, कि मतलब कि रियल नंबर जो जितनी चीज़ें हैं, बस वो 2-3 चीज़ें ही हैं, बस आपको जानना है। तो फटाफट से इसको रिवाइज हम कर लेंगे, और ये वाला जरूर याद रखेंगे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन 1 नंबर का आपका पूछा जा सकता है। बाकी कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूला पर आएंगे, तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे और उसको ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
चलिए सेकंड चैप्टर पे आते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कि मोर देन 2 टर्म अगर है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस c ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, और पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म होता है, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ढेर सारे टर्म हो सकते हैं। ठीक है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें पूछी जाती है वो है जीरोज। ठीक है। तो जीरोज क्या होते हैं? जीरोज का मतलब होता है द वैल्यू, बस इतना शॉर्ट में याद रखिए कि वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पूरे इक्वेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को जो जीरो कर दे उसी को हम जीरोज कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक लिनियर इक्वेशन लें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, उसमें जो x की वैल्यू होगी वही इसी को हम जीरोस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जीरोज की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिग्री है, हाँ, तो डिग्री भी आपसे पूछा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिए कि डिग्री का मतलब क्या है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर पूछी जा रही है तो हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री कही जाती है। ठीक है। जैसे इस पॉलिनोमियल का अगर पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे कि इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि मैक्सिमम x की जो पावर है वो 2 है। अगर कोई एक दूसरा इक्वेशन आपको दे दिया जाए, जैसे 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x ऐसा कुछ दे दिया जाए, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, तो इसकी डिग्री 4 हो गई। ठीक है। अब सपोज दैट कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो पावर आप x पे देखिए कितनी है, 10 सबसे ज़्यादा है, तो यही इसकी डिग्री हो गई। तो फिलहाल हम लोग आते हैं बैक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें जीरोज जो होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसके जीरोज भी 2 होंगे, यानी कि 2 ऐसी वैल्यूज निकल करके आएंगी जो इनको पूरा जीरो कर रही होंगी, यानी कि x की 2 वैल्यूज होंगी। ठीक है। तो जीरोज अगर हमें पता करना हुआ तो जीरोज का मतलब क्या है, जैसा कि बताया हमने कि द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि x² में हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसके जीरोज भी 2 होंगे। तो 2 जीरोज में 2 जीरोज होंगे, तो दोनों जीरोज का एक वैल्यू रख दिया जाएगा, मतलब एक नाम रख दिया जाएगा। तो एक का नाम अल्फा रखा गया, एक का नाम बीटा रखा गया। ठीक है। तो अल्फा बीटा मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 जीरोज आएंगे, एक का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है। ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू डिपेंड किस चीज पे करती है? सपोज दैट कि 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी? x की वैल्यू डिपेंड करेगी कि b और 2, यानी कि उसके अड़ोस पड़ोस में जो चीजें हैं, यानी उनके पड़ोसी कौन है। इसी तरीके से x की वैल्यू इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि b उधर चला जाएगा तो -b, 2 नीचे चला जाएगा तो ये 2 हो गया। तो x की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रही है? यानी कि x के आस पड़ोस में जो चीजें हैं। तो यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू किन चीज पे डिपेंड करेगी? a, b और c पर। ठीक है। a, b और c पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो अल्फा और बीटा अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा, ये 2 चीजें हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको निकल करके आता है b/a। क्या निकल करके आता है? b/a। ठीक है। -b/a मान लीजिए,
माइनस बी बाई ए, कुछ इस तरीके से निकल के आता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो सी बाई ए निकल करके आता है। यानी कि इनके बीच में जो रिलेशन है यानी अल्फा और बीटा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, बीटा मतलब कि बी और ए। अच्छा ये बी और ए क्या है यहाँ पे, ये है कोएफिशिएंट। ये क्या है, कोएफिशिएंट। बी यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है और सी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो सी बाई ए निकल करके आता है। ठीक है, तो अगर इसको हम ध्यान से देखें और इसको ठीक से करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक जानकारी ये निकल के आती है कि हम किसी भी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ऐसे भी आप इंडिकेट इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे अल्फा बीटा है ये कहाँ से आ गया, अल्फा प्लस बीटा है ये कहाँ से आ गया। तो अगर हम इसी जो बेसिक हमारा यहाँ पे इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये जो ए है अगर हम पूरे इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दें तो ए है ना सबके नीचे आ जाएगा, तो सबके नीचे आएगा तो ये ए इसको कट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए जो भी हम लोगों ने देखा, तो इसी की जगह पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस सी बाई ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं, तो ये वाली चीज निकल करके आती है। यानी कि हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डायरेक्ट आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये वैल्यूज आप निकालिए। अब इक्वेशन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है कि सम ऑफ जीरोज कुछ दिया जाएगा, तो सम ऑफ जीरोज जो होगा वो बी बाई ए ही होगा। ठीक है, जैसे सम ऑफ जीरोज मान लीजिए 3 दे दिया है, 3/4 दे दिया है, तो सम ऑफ जीरोज अगर 3/4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा अगर बोल दिया गया तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अगर यहाँ पे है तो सी बाई ए है तो सी जैसे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2/3 मान लीजिए, इस तरीके से दे दिया गया, तो इसका मतलब हुआ कि सी की वैल्यू 2 हो गई और ए की वैल्यू 3 हो गई। तो ये कंपैरिजन करके ही आपको यहाँ पे निकालना होता है। तो इस लेसन में यही एक चीज आपको ध्यान रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस इसके 2 जीरोज होंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आप ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे जीरोज 2 हैं और ये 2 जीरोज जो है ये अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा होते हैं, तो एक रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे। ए बी सी क्या है अगर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है तो ये इसके गुणांक हैं, गुणा वाले अंक हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर में ए का गुणा किया गया है, तो जो भी यहाँ पे होगा 2 3 4 5 6 7 8 जो भी यहाँ पे हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल 2x स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि 2x पावर 4, अच्छा स्क्वायर वाला लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है, ये जो 2 है यही a है, यहाँ पे जो 3 है ये b है, तो ये जो 7 है ये यहाँ पे c है। ठीक है, तो ए बी सी कुछ इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। तो इसमें याद करने वाली चीज बस इतनी ही है, और इसी में से आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पढ़े हुए हैं इसको अच्छे से और आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेसन में चलते हैं। चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी पेयरिंग हम लिख लेते हैं। तो a1x प्लस लीनियर इक्वेशन है यानी कि पावर 1 रहेगी, यहाँ पे 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता, वो अंडरस्टूड होता है।
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पेयर का मतलब जोड़ा होता है, तो जोड़े में दो इक्वेशन आपके सामने लिख दिया गया। तो अब इसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो मेथड हैं। सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक, ये हो गया। दूसरे नंबर पे है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में पहले नंबर पे है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन में से किसी एक को, है ना, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, एक एक्स वाले को या फिर वाई वाले को इक्वल करके उसे कट कर देते हैं। तो जिसको कट करेंगे उसके अपोजिट वाले का आंसर आ जाता है, फिर उसमें वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड है। सेकेंड नंबर पे है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप खाली यहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो तीन यहाँ पे हो गए। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। इसके पहले आपने देखा कि अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो हमें एक लाइन मिलती है। अब ये लाइन कैसे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, अगर उनका हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें दो लाइनें मिलती हैं। फिर अब ये दो लाइनें कई तरीके से हो सकती हैं, मतलब ये दो लाइनें आपस में कैसे एक दूसरे के कनेक्शन में हो सकती हैं। तो एक मेथड ये है कि एक दूसरे को क्रॉस कर दें, दूसरा मेथड ये है कि ये एक दूसरे को कभी ना काटें, और तीसरा मेथड ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाए। तो ये तीन यहाँ पे ग्राफ आपको मिलते हैं, लेकिन अगर हम ग्राफिकल मेथड से लगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। उसको पूरा x की वैल्यू y की वैल्यू सब एक दूसरे पे रखना पड़ेगा, तब जा करके आप ग्राफ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा इसका प्रेडिक्शन आप पहले भी कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्शन पहले हो सकता है, तो इसके तीन मेथड हैं। पहला, आप सीधे सीधे कंपेयर कर दीजिए, जो a1 a2 लिखा हुआ है ना, इसको कंपेयर कर लेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ऐसा है, ठीक है, मतलब कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर इक्वल नहीं है, पहले ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे कि इक्वल अगर नहीं है तो ये एक दूसरे को कट कर देते हैं। यानी कि ये जो पहला यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो इसके आगे बना दे रहे हैं कि जो दो लाइनें बनेंगी ना, एक दूसरे को कट करेंगी। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, तो इनको नाम देते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट इसको बोलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, इसके कितने आंसर होंगे, यानी कि यहाँ पे ओनली वन कॉमन आंसर, ठीक है, आंसर कहिए या फिर सोल्यूशन कहिए, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे ये दोनों चीजें, यानी कि दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, इसीलिए सिर्फ एक ही कॉमन सोल्यूशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक ये मेथड हो गया। दूसरे नंबर पे हम फिर से कंपेयर करेंगे,
तो मान लीजिए कि कंपेयर करते हुए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर मतलब कि इक्वल हो गए, लेकिन जैसे ही हमने c1 बाई c2 को कंपेयर किया तो ये इक्वल नहीं आ रहा था। और जब ये इक्वल नहीं आएगा तो इस केस में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये बनता है कि देयर इज, पहली बात तो ये एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे और नो कॉमन सोल्यूशन, नो कॉमन सोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शनल में ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे थर्ड नंबर यहाँ पे आता है, जिसमें अब यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता है। ठीक है, तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, आप खुद ही सोचिए कि सारी चीजें बिल्कुल इक्वल है ना, जो भी इनका रेशियो निकल के आ रहा है वो सब बिल्कुल इक्वल है। और अगर इक्वल है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि पहले ग्राफ का यानी कि पहले इक्वेशन का जो ग्राफ है, ठीक है, और उसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन का ग्राफ आपको मिल जाता है। तो पहली बात तो एक दूसरे को तो ये कट कर ही रहे हैं और हर एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है और इसके अलावा ये डिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर सलूशन की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा कि इनफाइनाइट मेनी सलूशन, इनफाइनाइट मेनी सलूशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहां से आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन में ये दो पेयर हो गए, मतलब दो इक्वेशन हो गए पेयर में। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन तरीके के मेथड यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड में है। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो ग्राफ को पहले से ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके प्रेडिक्शन के लिए हमें ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। जैसे ही आप इनको कंपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है, अच्छा ये a1 a2 ध्यान में रखिए, ये आपके नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया 3 हो गया, तो उसको बाई के फॉर्म में करेंगे। और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा करके दिया हुआ है। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे ये a1 है ये a2 है, इसका मतलब है कि 2 बाई 3, 3 बाई 2 और 9 बाई 7, यानी कि ये जो चीज़ है इसी को लिखना है आपको। ठीक है, और इसको अगर कट हो रहा है आपस में तो कट कर देंगे, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ अगर कट हो रही है तो ऊपर नीचे काटेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो पहली बात तो ये इक्वल नहीं है। जैसे ही इक्वल नहीं है, अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पहला वाला आपका होगा और यूनिक सोल्यूशन आपको निकल करके आता है। ओनली वन कॉमन सोल्यूशन का मतलब हुआ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब खाली एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बाकी डिटेल तो आप पढ़े ही हैं, बस ये एक क्विक रिवीजन है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए और इसको ध्यान में रखेंगे, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो लेसन्स हैं उसको भी धीरे धीरे कवर कर देंगे। तो आप इस पर बिल्कुल डटे रहिए और रिवीजन करते रहिए। क्विक रिवीजन में हम आपको एक कंसेप्चुअल बेस, एक कंसेप्चुअल पेस देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो आपको कम से कम लेसन के बारे में तो पता हो कि कौन से लेसन में कितनी चीज़ें थी और किस तरीके से इसको लगाया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी है इसमें, जैसे इसके पहले वाले लेसन में रियल नंबर वाले में, तो पॉलिनोमियल में जो ग्राफ यहाँ पे बन रहा था, ठीक है,
तो ग्राफ यहाँ पे कई तरीके का बन रहा था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता हुआ कोई लाइन जा रहा है तो उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे। जैसे एक जगह पे टच कर रहा है तो इसके सोल्यूशन कितने हुए, एक। ठीक है। और अगर यहाँ पे इस तरीके से कट करते हुए जा रहा है तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सोल्यूशन हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक्स पर जितनी बार कट करेगा उतने सोल्यूशन होंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए, कुछ न कुछ आप सीखते ही रहेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।